नमस्ते स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिट्टियों का रंग के आधार पे वर्गीकरण है। इससे पहले जो हमने वर्गीकरण पढ़ा था वो कणों के आधार पे पढ़ा था कि कैसा कण है। जितना मोटा कण है वो पानी तो अपने अंदर सोखेगा लेकिन उसको लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। उसी तरह जितनी बारीक मिट्टी होगी वो पानी को उतने लंबे समय तक अपने अंदर सोख के रखेगी, उसके कण आपस में सटे हुए रहेंगे। तो हमने कणों के आधार पर उनके व्यास के बारे में चर्चा की थी। अब हम बात कर रहे हैं उनका रंग। तो जो मृदा वैज्ञानिक हैं उन्होंने मिट्टियों को उनके रंगों के आधार पर वर्गीकृत, और ये रंग किसकी वजह से होते हैं? उनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के कारण, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण इन मृदाओं का रंग परिवर्तित होता है। तो मिट्टियों में ये रंग उनके मौलिक चट्टान, जिस चट्टान से वो निकली हैं उसके मिश्रित खनिजों के कारण, जीवांश की मात्रा की अधिकता, न्यूनता के आधार पर इनका रंग काला, भूरा, लाल, पीला, थोड़ा सा कत्थई, राख जैसा, इस प्रकार के इनके रंग देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से किसके आधार पर? इसमें जो खनिज और जीवांश की मात्रा, इसके आधार पर ये प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कलर्स होते हैं वो मुख्य रूप, इसमें हम जो सबसे पहले चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम इसमें अपनी काली मिट्टी की, चर्नोज़म। आपको कई जगह आपको पूछा जाता है और जीके जीएस में तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, चर्नोज़म मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? जिसमें जीवांश तत्वों की अधिकता पाई जाती है। जीवांश तत्वों की अधिकता न्यूनता के आधार पर मिट्टियों का रंग थोड़ा कम काला और किसी का ज़्यादा काला हो जाता है। जो आर्द्र प्रदेश होते हैं, मतलब जहाँ पानी अच्छा पड़ता है, अपर्याप्त जल की निकासी और जल भी नहीं बह पाता, तो भी रंग जो होता है मिट्टी का काला पड़ जाता है। एक तो कारण हो गया कि गया नहीं, जैसे देखते हैं ना पानी कहीं जमता रहे, जमता कीचड़ सी बन जाती है, तो कीचड़ कैसी दिखाई देती है? काली ना। यही स्थिति जहाँ बारिश होती रहे लेकिन पानी नहीं निकल पाए, तो वो पानी के अंदर ही अंदर वो रंग कैसा कन्वर्ट, रासायनिक प्रक्रिया के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? काला पड़ने लगता है। और इसका मुख्य कारण इसमें जीवांश भी होते हैं। भाई जहाँ सड़न होगी वहाँ पे आपको कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं ना, सड़ के रंग भी थोड़ा सा काला पड़ जाता है। दूसरी काली मिट्टी वो होती है जैसे ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी फटने के बाद उसमें से जो लावा निकलता है वो फैल जाता है ज़मीन पे। धीरे धीरे बाहर के वातावरण के संपर्क में आके वो लावा ठंडा होने लगता है, ठंडा होके जमने लगता है। जमता है तो उसका रंग भी कैसा हो जाता है? गहरा काला हो जाता है। और इसका मुख्य कारण है लोहांश की मात्रा। तो भारत की रेगड़ मिट्टी, जो एग्जाम्पल मैं आपको भारत का दे रही हूँ, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसी के बाद हम बात करते हैं लाल मिट्टी, जिन चट्टानों में लोहांश पाया जाता है। अपक्षय के कारण, मतलब अपक्षय मतलब टूट फूट के कारण इन चट्टानों में मिट्टी का निर्माण होता है। जल के प्रभाव से मिट्टी, अब जैसे ही आप लोहे की बाल्टी में पानी भर दो तो जंग लग जाती है, तो रेड रेड दिखाई देती है ना, तो वही प्रक्रिया इसमें है। जल के प्रभाव से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। ये मिट्टियाँ काली मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ होती हैं, लेकिन अन्य मिट्टियों की तुलना में ज़्यादा। काली मिट्टी से कम उपजाऊ है लेकिन अन्य मिट्टियों से तुलना करें तो इसका कैसा होता है? ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर हम इसे डायग्राम से देखें कि देखिए, काली मिट्टी देखने में काले रंग की होती है। ये उस तरीके की है जिसमें जैसे पानी की निकासी नहीं हो पाई और पानी वहीं जमता रहा, तो उसमें भी काला रंग, और एक लावे के द्वारा निर्मित, तो काले रंग की मिट्टी देखने में ऐसी प्रतीत होती है। अगर हम बात करें लाल रंग की, तो लाल रंग की मिट्टी कुछ ऐसी प्रतीत होती है। इसको हम कहते हैं ईंट वाला रंग। तो आपको लाल मिट्टी जो है या लेटेराइट कहें तो उसका रंग थोड़ा सा लालिमा लिया होता है। किसके कारण? लोहांश की मात्रा के कारण। ये लेटेराइट मिट्टी का उदाहरण है। मैंने लेटेराइट मतलब ईंट नुमा रंग। लेकिन अगर बात की जाए हमारी लाल मिट्टी की, तो लाल मिट्टी देखने पे ऐसी प्रतीत होती है। देखिए, ये लाल मिट्टी है। काली मिट्टी से कम उपजाऊ होती है लेकिन अन्य मिट्टियों से अधिक उपजाऊ होती है। तो भारत में भी देखने को, विश्व में कई जगह देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलहाल मैं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का उदाहरण दिया है। लाल मिट्टी इस प्रकार की दिखाई देती है। और ये हमारी है दोमट मिट्टी। मैंने चित्र पहले दिखा दिए हैं क्योंकि अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैंने आपको लेटेराइट दिखा दी, काली दिखा दी, लाल मिट्टी दिखा दी। रेतीली मिट्टी आप सभी देखते ही हैं, रेगिस्तान में जो है कई पिक्चर्स में देखने को आपको मिलती है। ठीक है।
पीली मिट्टी, इन मिट्टियों में जल योजित लोहांश के मिश्रण होने से रंग पीला हो जाता है। जब ज़्यादा लोहा होगा तो कैसा हो जाता है, लाल रंग। लोहे की मात्रा कम हो जाती है तो पीलापन लेने लगता है। ये मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती हैं। एक होती है सफ़ेद रंग की मिट्टी, जिन मिट्टियों में कैल्शियम कार्बोनेट और लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है वो सफ़ेद मिट्टी। आपने कच्छ का रण का कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं ना, गुजरात में कच्छ का रण, उस पे पूरे पे नमक की चादर सी दिखाई देती है, तो वो सफ़ेद मिट्टी, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ गई तो वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है। इस वजह, इसका अगर एग्जाम्पल हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर भारत का बात करें, कच्छ का रण, और ये कहाँ पड़ता है अपना, गुजरात में, ठीक है, गुजरात वाले क्षेत्र में। भूरी मिट्टी, जिन मिट्टियों में ऑक्सीजन, जैविक पदार्थों और लोहांश की कमी पाई जाती है, ये कैसी होती है, भूरी। देखिए ऑक्सीजन भी कम, और पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जैविक पदार्थ, इसका मतलब जैविक पदार्थ क्या हो गए, हमारा ह्यूमस। कैसे बनते हैं हमारे पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थ, जानवरों के सड़ने गलने से, अपघटन से, इन सब पदार्थों से जो मानवकृत हैं या प्राकृतिक हैं, उनके कारण कई बार जैविक पदार्थ बनते हैं, जो कि मिट्टी के लिए सबसे उपजाऊ, मतलब उसकी उपज का कारण यही है। तो अगर यही कम है तो मिट्टी उपजाऊ नहीं रही, लोहांश की मात्रा भी कम है, तो इस वजह से रंग कैसा होता है, भूरा और कम उपजाऊ हो जाती हैं। एक होती है राख के रंग की, मैंने आपको कहा था ना, स्लेटी रंग की। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ मिट्टियों का रंग राख के समान होता है, जो अधिक उपजाऊ व गहरे रंग की मिट्टियों के ऊपर विकसित होती हैं। इन्हें कहते हैं पॉड सोल मिट्टी। देखिए पॉड जो होता है, पॉड और सॉइल, सॉइल तो मतलब मिट्टी है ही, पेडाल्फर या पॉड सोल की बात करें तो देखिए कई होती हैं पॉड सोल, तो इसमें जो होता है ना, पॉड सोल का मतलब एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ऐसी मिट्टी जिसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है और सिलिका की मात्रा कम हो जाती है, ऐसी मिट्टी का रंग देखने में कैसा लगता है, धूसर रंग का, या हम कहेंगे राख के रंग जैसी वो प्रतीत होती है। तो ध्यान रखना, जैसे ही राख का रंग आपको दिखाई दे तो इसका मतलब उसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। तीसरा, मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है, मिट्टी के परतों के गठन के आधार पर करते हैं कि उसमें परतें कितनी हैं। विश्व में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो 3 भागों में, एक तो होती है परतदार मिट्टियाँ। संसार में इस प्रकार की मिट्टियाँ सबसे अधिक भाग में पाई जाती हैं, जो कि जल निकासी, जलवायु, वनस्पति आदि के प्रभाव से निर्मित होती हैं। भाई पानी, नदियाँ हैं, रोज़ एक लेयर ला के बिछाती हैं तटवर्ती किनारों पे, तो एक के ऊपर एक के ऊपर किनारे। मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं जब चलती हैं चारों ओर से, तो एक मिट्टी को उठा के कहीं उसके ऊपर फिर और मिट्टी का परतें जमाती रहती हैं। तो एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। परतदार मिट्टियों में पेडसोल, जो अभी मैंने बताई थी आपको, मटमैली, भूरी, लाल, पीली, पोडसोल, लेटेराइट, अतिशीत टुंडा प्रदेश की मिट्टियाँ, भूरी मिट्टियाँ, मरुस्थल की मटमैली मिट्टियाँ, तो ये सब कैसी हैं, परत हैं, जिसको पानी के द्वारा बन रही है परत, या हिमानी के द्वारा जो ग्लेशियर आते हैं उनके संग परतें मिट्टी की आके एक के बाद एक के ऊपर जमती जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। तो जहाँ पे परत दर परत मिट्टी की लेयर पाई जाती है उन्हें परतदार मिट्टियाँ कहते हैं। अर्ध परतदार, जिनमें परतें पूरी तरह नहीं बन पाती। जिन भूमि प्रदेशों में जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती, अब पानी ही नहीं निकल पाएगा तो आप देखिए दलदलनुमा स्थिति कई बार देखने को मिलती है, उनमें इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि पानी की निकासी नहीं हो, तो कई बार हवा के कारण या हिमानी क्षेत्र में भी ये प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। तीसरी है अपरतदार मिट्टियाँ, ऐसी मिट्टी जिसमें कोई परत नहीं होती। एक बार आई, दोबारा किसी कारण से वहाँ मिट्टी के परतें बन ही नहीं पाई, या तो वो टूट गई परत और फिर कोई नई आई, तो परत के ऊपर कोई परतों का निर्माण कंटिन्यूटी में नहीं हो पाता, उन्हें कहते हैं अपरतदार मिट्टियाँ। चौथा जो आधार है मिट्टियों के वर्गीकरण का है वनस्पति पोषक तत्वों के आधार पर, बेस्ड ऑफ फ्लोरल न्यूट्रिशंस। मिट्टी के निर्माण में वनस्पति तत्वों का प्रभाव अत्यधिक रहता है। वनस्पतिक तत्व जितने अच्छे होंगे, जैविक पदार्थ ह्यूमस उतनी अच्छी होगी, मिट्टी उतनी ही उपजाऊ होगी। इसके द्वारा मिट्टियों में जीवांश के प्रभाव से उनका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब है हमारा, तो इसका आपको पोषक तत्व है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जिसमें जितने ज़्यादा पोषक तत्व होंगे मिट्टी उतनी उपजाऊ होगी, जिसमें जितने कम पोषक तत्व होंगे वो मिट्टी उतनी ही कम उपजाऊ होगी।
तो ये हो गया हमारा मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, रंग के आधार पे, उसके कणों के आधार पे, परतों के आधार पे, उस पे पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आधार पे। अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है मिट्टियों का विश्व वितरण। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अगले टॉपिक पे हम फिर मुलाकात करेंगे।